हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का भाग 3, जिसके अंतर्गत अगेन जो है 25 एमसीक्यूज को हम देखेंगे। और उसका आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सभी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें एग्जाम के। और जो भी वीडियोस यहाँ पर डलते हैं वो सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है कि नीचे एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करना है। तो उस पे आपको जो है ये ऐप मिलेगा आपको दिखने को, जिसका नाम है एंट्री ऐप। आप या तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एंट्री ऐप लिखेंगे तो आपको ये ऐप मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करना है, उसको फिर ओपन करना है। और जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो तो उसमें जो है आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो रेलवे, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कई सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है आपको एमपी में जाना है, एमपी के एग्जाम्स के लिए। एमपी पे क्लिक करोगे तो उसमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको खुल के आएगा, जिसमें जो है आपको वीडियो क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी, लाइव टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप इस तरीके से जो कर कर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हो। तो ये लाइव टेस्ट जो होते हैं, ये जो फ्री होते हैं, क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि जो है वहां पर जाकर आप टेस्ट वगैरह दे सको, वीडियो क्लासेस कर सको, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है, और यह निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आती है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 2008 में जो मध्य प्रदेश में जो नई तहसीलें बनी थी, कब, 2008 की बात की जा रही है। तो जो नई तहसीलें बनी थी उसमें घोड़ा डोंगरी भी शामिल है, और वह किस जिले में। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी मंडला और ऑप्शन डी सीधी। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है बैतूल। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008 में नवीन तहसीलों में प्रथम चरण में 13 नई तहसीलें गठित की गई थी। कितनी की गई थी भैया? 13 नई तहसीलें गठित की गई थी, जिसमें से एक क्या था, घोड़ा डोंगरी भी था। घोड़ा डोंगरी था, जो कि आदिवासी बहुल बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। तो बैतूल के अंदर क्या आता है भैया? घोड़ा घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। 2008 में कितनी? 13 तहसील जो है यहाँ पर सरकार ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो यह देखने को मिल रहा है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह, जिसका जो है नाम सौसर सीरीज के नाम से भी विख्यात है। यानी कि जो धारवाड़ सेल है, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह जो है उसका नाम सौसर सौसर सीरीज के नाम से भी यहाँ पर विख्यात है, यानी कि फेमस है। क्या है ऑप्शन हमारे पास? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी शहडोल और ऑप्शन डी बालाघाट। तो जो धारवाड़ सेल है वो कहाँ पर है, तो उसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि छिंदवाड़ा। तो धारवाड़ सेल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश, कहाँ पर? दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और यह समूह प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौसर सीरीज के नाम से विख्यात है, जिसमें जो है क्या है, मैग्नीज का निक्षेपण देखने को मिलता है। तो मैग्नीज से रिलेटेड यहाँ पर चीजें आ जाती हैं। तो मैग्नीज, जैसे कि आपको पता है, जो मैग्नीज है उसका क्या होता है, यहाँ पर आपको निक्षेपण देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश के बालाघाट, ठीक है, बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बालाघाट की बात की जा रही है कि जो बालाघाट है, ठीक है, बालाघाट है, वहां पर जो धारवाड़ समूह है, क्या है, धारवाड़ सेल समूह जो है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो सौसर था,
सौसर सीरीज था वो छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिला, है ना, छिंदवाड़ा में देखने को मिला, यानी कि ये ए वाला जो था ये कहाँ से है, ये तो छिंदवाड़ा में है, ये छिंदवाड़ा में हो गया। ऑप्शन बी है संकोली सीरीज और ऑप्शन सी है चिपली सीरीज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवार सेल समूह पाई जाती हैं। क्या होती है, धारवार सेल समूह पाई जाती हैं। और बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को क्या बोलते हैं, चिपली सीरीज। धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है कि निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। किसका भी है, गंगा और नर्मदा का जल विभाजक, यानी कि ये है नर्मदा नदी और मान लो ये है गंगा नदी, तो इनको विभाजित करने कौन, जल विभाजक कौन करता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास कैमूर कागार या फिर भांडेर कागार या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पर सी, यानी कि दोनों को माना जाता है। तो देखो क्या है, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाला कैमूर व भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। तो अगर देखो आप अगर एमपी का मैप देखते हो, है ना, एमपी का अगर हम मैप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से, और रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर, रीवा पन्ना का पठार ये यहाँ पे इस हिस्से में जो है, ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार। और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे कैमूर कागार देखने को मिल जाएगा और भांडेर भी देखने को मिल जाएगा, भांडेर कागार भी देखने को मिलेगा। और इसी को ये क्या करता है, ये नर्मदा और गंगा का जल विभाजक, क्या है, जल विभाजक जो है इसको माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, जावेर का गुंबद, क्या बोल रहा है भैया कि जावेर का गुंबद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कागार भूमि पर, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है मालवा का पठार, ऑप्शन डी है मध्य भारत का पठार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है कागार भूमि। अब देखते हैं क्यों है। तो भांडेर जो है हमारा, अगर हम बात करते हैं भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जावेर का गुंबद मिलता है और यह गुंबद लगभग जो है 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। तो कागार भूमि जहां पर अभी हमने देखा था कि भांडेर कागार है ना, भांडेर कागार आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसमें याद रखना है कि अगर जावेर का गुंबद की आपसे स्थिति पूछ ले तो भांडेर से दक्षिण की ओर चलने पर मिलेगा आपको, और लगभग कितना 29 किलोमीटर लंबा हो जाता है और 13 किलोमीटर जो है यहाँ पर ये चौड़ाई में इसकी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जो है हमारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन बी नर्मदापुरम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि 10वां जो संभाग बना था वो शहडोल था। क्या था, शहडोल, जिसमें 3 जिले थे। कितने जिले थे, जिसमें 3 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि, तो मध्य प्रदेश में जो सरकार ने क्या किया था 2008 में, कब, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008 में प्रदेश का 10वां संभाग जो कि शहडोल को बनाया गया था। और यह एक अनोखा संभाग होगा, यानी कि है, जो कि 4 पिछड़े आदिवासी जिलों से जो है यहाँ पर देखने को आपको मिला था। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है तथा डिंडोरी इनका जो है विकास करेगा। इस तरीके से जो चीजें यहाँ पर बताई गई थी। तो 10वां जिला कौन सा, मतलब 10वां संभाग कौन सा था, यहाँ पर शहडोल आपको देखने को मिल गया था। तो देखो यहाँ पर जो 4 चीजों की चर्चा की गई है, किसकी, 4 चीजों की। पैसा क्या बोला गया है कि भैया 4 जिले हैं। तो ये कब की बात की जा रही है कि जब 2008 जो था हमारा, तो 2008 में जब ये संभाग बना था तो उसमें 4 जिले थे। फिर क्या हुआ, जो डिंडोरी था, डिंडोरी अलग हो गया, डिंडोरी जो है जबलपुर के अंतर्गत चला गया। कहाँ चला गया, जबलपुर। जबलपुर जो यहाँ पर संभाग है हमारा, तो जबलपुर संभाग में डिंडोरी हो गया। और अब अगर वर्तमान में शहडोल की बात करोगे तो इसमें
3 जिले आपको देखने को मिलेंगे। कितने, कौन कौन से? उमरिया आपको देखने को मिल जाएगा, अनूपपुर देखने को मिल जाएगा, शहडोल देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 जिले मिलाकर जो है शहडोल बना। शुरू में जब बना था तो 4 थे, याद रखना कि जब बना था 2008 में तो आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो डिंडोरी था हमारा वो जबलपुर के अंतर्गत आ गया। कहां पर आ गया? जबलपुर संभाग के अंतर्गत डिंडोरी जिला देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है हमको कि होशंगाबाद, जो होशंगाबाद है यहाँ पर, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद संभाग की, तो होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? यानी कि जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम चेंज हुआ, तो क्या रखा गया? ऑप्शन ए है नर्मदापुरम, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है नर्मदांचल, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर जो देखने को मिलेगा, इसका सही आंसर है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग में एक जिला जो है बैतूल को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? बैतूल को जोड़ा गया था, तथा उसका नया नाम क्या कर दिया गया था? नर्मदापुरम कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय जो आप देखने को मिलेगा, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उसका मुख्यालय आपको होशंगाबाद जिला देखने को मिल जाए। तो इसमें यही हुआ कि जो 2008 था, है ना, 2008 में नर्मदापुरम नाम रखा गया। क्या रखा गया? नर्मदापुरम। और साथ ही साथ इसमें किसको? बैतूल, जो बैतूल जिला है, बैतूल जिले को इसमें जोड़ा गया, यानी कि बैतूल जिला जो है नर्मदापुरम के अंतर्गत आने लगा। और इसका जो मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो आपको होशंगाबाद लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला जो प्रश्न देखने को मिलेगा कि जो मध्य भारत है हमारा, ठीक है, मध्य भारत का पठार के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, पूछा गया है। जो मध्य भारत का पठार है उसके अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो देखो इसको कैसे आप याद रखोगे, हम फिर से जो है एमपी का यहाँ पर मैप बनाने वाले हैं। तो एमपी का हम मैप बनाएंगे। एमपी का हमने मैप बनाया और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए इस तरीके से कुछ एमपी का मैप बनाया। अब इसमें क्या देखना है हमको? मध्य भारत का पठार। तो आपको पता होगा कि मध्य भारत के पठार की स्थिति क्या है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, तो ये वाला जो स्थिति है ये है मध्य भारत का पठार। क्या है ये? मध्य भारत का पठार। और उसके नीचे आता है, अगर आप बात करोगे तो ये यहां तक, यहां से अगर आप जाओगे ऐसे इतना बीच में, तो ये आ जाता है मालवा, है ना, मालवा का पठार। फिर उसके बाद जो है नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड, इस तरीके से ये देखने को मिलता है। तो अब इसने पूछा है कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? इंदौर, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। तो देखो भिंड यहाँ पर है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये तीनों जो है यहीं पर है, इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भिंड तो होगा नहीं, क्यों? भिंड आपको यहाँ मिल गया, ये कहाँ पर है? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत है। ग्वालियर भी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत है। शिवपुरी भी आपको जो है यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अब इंदौर, इंदौर आपको पता है उसकी लोकेशन यहाँ कहीं पर है, इतनी दूर है। और ये कौन सा है? मालवा का पठार है इंदौर के पास। तो ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। तो इसलिए मैं बोलता हूं अगर मैप आपको याद है तो आप इजीली इसको लगा सकते हो कि इंदौर कहां पर है, भोपाल कहां पर है, और ये किसके अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो देखिए इंदौर जिला जो है क्या है? मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला हिस्सा मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, तथा शेष तीनों जिलों जो है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत स्थित है। तो इसलिए अगर आपको मैप याद है, स्थिति याद है अपने मध्य प्रदेश की, तो ये वाले क्वेश्चन लॉजिकली आपसे बन जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि इसको आपको रटना ही है कि मध्य भारत के पठार में इतने जिले आते हैं और हर जिले को हम याद रखें, नहीं, आपको लोकेशन याद रखनी है। आपको पता था कि ये वाला हिस्सा मध्य भारत का पठार आता है, ये वाला मालवा का आता है, ये नर्मदा सोन घाटी का आता है, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार। तो इजिली जो है आप जिले लगा सकते थे। हाँ, अब मान लो आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता कि ये वाला हिस्सा जो ये है बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, बालाघाट किस पठार के अंतर्गत आता है? तो आप बता देते कि भैया अगर आपको लोकेशन पता है तो ये बघेलखंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन बने, अगला क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि बघेलखंड में इनमें से कौन सा नहीं आता है, पूछ लिया जाएगा आपसे, और ऑप्शन दे देगा कि बुरहानपुर उसमें दे देगा।
तो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी। तो इस तरीके से जो है आपको तैयारी करनी है मैप रीडिंग के साथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है हमको कि जो हमारा मध्य भारत का पठार है, कौन सा मध्य भारत का पठार, उसके विस्तार प्रदेश में कितने प्रतिशत है, मतलब जो हमारा मध्य भारत का पठार है उसका जो विस्तार है यहाँ पर, तो उसकी बात की जा रही है कि उसमें कितने कितने प्रतिशत है। जैसे कि सभी चीज की बात करें कि मालवा का पठार है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर 7 भागों में विभाजित है, तो सबका यहाँ पर प्रतिशत है कि कोई 10% है, कोई 11% है, कोई 12% है। तो उसने ये पूछा कि जो तुम्हारा मालवा का पठार सॉरी जो मध्य भारत का पठार है उसमें कितने वो हैं, है ना, मध्य भारत की पठार की बात की जा रही है, तो कितने प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं। तो आंसर जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि कितना बताया जा रहा है, ऑप्शन ए बताया जा रहा है 7.5% भाग पर विस्तृत है। तो ये जो बताया जा रहा है तो ये गलत है। क्यों गलत है, देखो ऑप्शन ए जो यहाँ पे बताया जा रहा है तो ये गलत है, ये टाइपिंग एरर है, ये जो है टाइप करने वाले की थोड़ी सी गलती है यहाँ पर। तो मध्य भारत के पठार के बारे में हम जानते हैं, तो इसका जो आपको देखने को मिलेगा लगभग 10.5, यानी कि कई बुक्स में आपको मिलेगा 10.68 देखने को मिलेगा, कई बुक में आपको मिलेगा 10.58 देखने पे। तो इसका जो एवरेज निकल के आता है तो 10.5% आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें इसको जो आप चेंज कर लीजिए, ऑप्शन डी इसका कर लीजिए। अब देखते हैं कि कैसा क्या यहाँ पर इसका है। तो देखो जो हमारा मैप है, जो हमारा मध्य प्रदेश का मैप है कुछ इस तरीके से, बस मैं बना रहा हूं अभी। तो ये वाला हिस्सा जो है ये है मध्य भारत का पठार। तो ये लगभग जो इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा, इतना देखने को मिलेगा, जो कि एमपी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 30, 82, 52 है। एमपी का क्षेत्रफल कितना है, 30, 82, 52 है। और इसका जो है लगभग कितना 10.5% आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि यहाँ पर जो है टाइपिंग एरर्स देखने को आपको मिल रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है, निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग के अंतर्गत स्थित हैं। तो देखो यहाँ पर जबलपुर संभाग है, यहाँ पर सागर संभाग है, यहाँ पर चंबल संभाग है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है जो चंबल है हमारा, चंबल जो उत्तरी छोर पे, उसमें केवल जो है आपको 3 जिले ही देखने को मिल जाएंगे। चंबल संभाग में कितने जिले देखने को मिल जाएंगे भैया, आपको केवल 3 जिले ही देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंबल संभाग, जिसमें 3 जिले कौन से, मुरैना, श्योपुर, भिंड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 जिले हैं सिर्फ कहां पर, चंबल संभाग के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो बैतूल है हमारा, बैतूल किस संभाग के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन जो है बी है यहाँ पर नर्मदापुरम, और डी है यहाँ पर रीवा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बैतूल जिला है और जो नर्मदापुरम संभाग है, कौन सा, नर्मदापुरम संभाग है, जो कि 2008 में इसका नाम बनाया गया था नर्मदापुरम, और उसी समय इसमें क्या जोड़ा गया था, बैतूल, बैतूल जिला, उसी समय इसमें बैतूल जिले को जोड़ दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद संभाग का नया नाम है, और जिसे पुनर्गठित करते हुए उसमें बैतूल जिले को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। कब किया गया था, तो 2008 में शामिल किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है यहाँ पर, काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है। किसकी बात की जा रही है, काली मिट्टी की बात की जा रही है। और काली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑप्शन ए है यहाँ पर लोहांश, ऑप्शन बी है यहाँ पर चूना, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम मिना, यानी कि एल्यूमिनियम हो जाएगा, और या डी ये सभी। तो जैसा कि आपको काली मिट्टी मैंने पढ़ाया हुआ है, काली मिट्टी में आपको लोहा भी देखने को मिलेगा, आपको चूना भी देखने को मिलेगा, आपको एल्यूमिना भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तो देखते हैं डी इसका सही आंसर है कि काली मिट्टी में लोहांश, चूना, एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से क्या नहीं पाया जाता, तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि फॉस्फेट है कि नहीं, नाइट्रोजन है कि नहीं, है ना। नाइट्रोजन मेनली जो है नाइट्रोजन पूछा जाता है, ये प्रश्न बने हुए कि काली मिट्टी में इनमें से क्या नहीं है। तो नाइट्रोजन अगर ऑप्शन में रहता है
तो आपको नाइट्रोजन यहाँ पर लगाकर आना है। और मेनली जो है एमपी की बात की जाएगी तो एमपी में अधिकतम मात्रा में आपको काली मिट्टी ही देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? काली मिट्टी ही सबसे ज्यादा, काली मिट्टी ही सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी रेगुर या कपासी मृदा है? रेगुर या फिर कपासी जो है मृदा है। तो देखो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। तो देखो रेगुर या फिर कपासी मृदा जो जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है यहाँ पर काली मिट्टी को, यानी कि ऑप्शन में सही हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इस मृदा की जल अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण इसका उपयोग जो है शुष्क कृषि में भी यहाँ पर किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उपजाऊ मामले में तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपको उपजाऊ देखने को मिलेगी। काली मिट्टी और जो कपास अपने यहाँ देखो कपासी मृदा बोला जा रहा है, कपास की बात की जा रही है, तो कपास आपको कहां पर देखने को मिल जाता है? तो खरगोन, खरगोन जिला जो है हमारा वो कपास उत्पादक जिला है। यहाँ पर रंगीन कपास भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा कपास? रंगीन कपास भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पर याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में, मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है समुद्री सीमा से घिरा राज्य, ऑप्शन बी है पूर्ण भू आवेशित राज्य, या फिर ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य, और डी है उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है पूछा है जो सही है? समुद्री सीमा से घिरा नहीं, हमारा जो है लैंड लॉक है, ये लैंड लॉक है स्टेट हमारा एमपी, यानी कि चारों तरफ से कोई ऐसा समुद्र और वो सबसे नहीं घिरा, चारों तरफ से लैंड ही लैंड है, दूसरे राज्य हैं। तो ये वाला तो मतलब गलत हो गया, मतलब सत्य नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन बी देख रहा है क्या बोल रहा है कि पूर्ण भू आवेशित राज्य है। तीसरा जो बोला, तीसरे पे अभी हम चर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य है। ये बाहर यहाँ से कोई ना ही हम क्या करते हैं, इधर से राजस्थान है, इधर यूपी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गुजरात है। तो हम स्टेट ही को छू रहे हैं, कोई अंतरराष्ट्रीय चीन अमेरिका इनको हम टच नहीं कर रहे हैं ना। तो ये जो है भोपाल भूटान भी नहीं है, कोई नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर बच जाता है जो कि ऑप्शन बी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि लैंड लॉक जो मध्य प्रदेश है वो पूरी तरह से भू आवेशित राज्य है और इसका प्रदेश की सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा एमपी है मध्य प्रदेश है उसका स्थापना किस तारीख को की गई थी? तो वो की गई थी भैया 1 नवंबर। 1 नवंबर याद रखना है। तो 1 नवंबर पहले तो देखो कहां पर है, तो सी तो कट गया और बी भी कट गया। वैसे सबको याद होगा लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ कि आपने 1 नवंबर याद था आपको, तो सी ये कट गया। अब आपके पास 50-50 दो क्वेश्चन बच गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1956 में हुआ था, तो 1956 वाला ऑप्शन बी है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 1956, 1 नवंबर 1956। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश जो है 3 राज्यों में बटा हुआ था, जिसे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, जिसको हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग भी इसको बोला जाता है। और उसकी सिफारिश पर नए मध्य प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। और इस पुनर्गठन मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तो आपको याद रखना है कि जो फजल 1953 में पुनर्गठन आयोग आया था उसके अध्यक्ष भी थे फजल अली आयोग, और इसको इसलिए फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसका गठन हुआ 53 में, फिर इन्हें रिपोर्ट बनाई, 1-2 साल लग गए, और 1956 में जो है हमारा 1 नवंबर को एमपी जो है राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थापना यहाँ पर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों के साथ। तो अगला प्रश्न है कि पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था, है ना। पुनर्गठन से पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भोपाल था वो किस स्टेट में आता था, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। तो देखिए ए ऑप्शन ए है ए स्टेट का भाग, ऑप्शन बी है बी स्टेट का भाग, ऑप्शन सी है सी स्टेट का भाग, और डी है कि एक अलग से स्टेट था, अलग से यहाँ पर चीजें थी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी स्टेट का भाग था। तो जो भोपाल था वो किसका था? सी स्टेट, यानी कि पार्ट सी का भाग था हमारा भोपाल पार्ट सी का भाग था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट ए की, तो पार्ट ए में जो आपको देखने को मिल जाएगा उसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी, नागपुर देखने को मिल जाएगा।
पार्ट बी की बात करते हैं तो इसमें दो चीज थे, इसमें इंदौर भी देखने को मिला आपको और ग्वालियर भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी के अंतर्गत आपको भोपाल देखने को मिला, पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल देखने को मिला। और पार्ट सी में ही आपको जो है रीवा भी देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? रीवा भी उसकी राजधानी देखने को मिल जाता है, विंध्य प्रदेश जिसका नाम था, प्रांत का नाम। तो देखते हैं क्या है। तो सी में क्या है, 1947 को स्वतंत्रता के बाद जो है मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित किया गया था, जो कि क्रमशः ए बी सी था, और भोपाल जो था पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत आता था, जो कि मैंने यहाँ पर बताया। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए पार्ट ए की राजधानी क्या थी, तो आपको लगा देना है नागपुर। पार्ट बी अगर पूछ लिया जाए उसकी राजधानी, तो उसकी दो राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। पार्ट सी जैसा कि आपको पता है कि उसकी जो है यहाँ पर भोपाल स्टेट, जो प्रांत का अलग से नाम था, क्या था? भोपाल स्टेट नाम था, और उसमें जो है भोपाल राजधानी थी। और विंध्य प्रदेश जो था उसमें उसका रीवा यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगेन पूछा जा रहा है, सत्य है। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी, तो गलत है। स्टेट ए की राजधानी रीवा नहीं थी, नागपुर थी। नागपुर थी स्टेट ए की, तो ये वाला तो गलत हो गया। स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया था। किसको? स्टेट सी को। नहीं, गलत है। स्टेट सी को मध्य भारत नहीं, स्टेट बी को मध्य भारत का नाम दिया गया था। बी को मध्य भारत का नाम दिया गया था। ऑप्शन सी है कि स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था, तो ये भी गलत है। स्टेट बी तो मध्य भारत था, इसमें बघेलखंड था नहीं, तो ये भी गलत है। डी है कि स्टेट बी की दो राजधानियां थी यहाँ पर, तो ये सही है। जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया, जो स्टेट बी थी इसकी दो राजधानी थी, कौन सी? एक तो इंदौर थी, दूसरी क्या थी? ग्वालियर। तो इसका सही मतलब कथन सत्य कौन सा हो गया? डी वाला कथन जो है यहाँ पर आपको सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है, जो स्टेट बी था उसकी दो राजधानी थी, वो कौन सी? इंदौर और ग्वालियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज बता जा रही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश जो है 3 स्टेटों में विभाजित था, जिसमें स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी। क्या थी? स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी। और मध्य भारत का नाम जो है स्टेट बी को दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? मध्य भारत का नाम दिया गया था। और बघेलखंड स्टेट जो था किसमें है? ए स्टेट में शामिल किया गया था, तो ए में था। ये जो बोला गया ना बघेलखंड, ये बघेलखंड आपको ए में देखने को मिलेगा, ए स्टेट में शामिल किया गया था। स्टेट बी की दो राजधानियां थी, जो कि कौन सी है? इंदौर और ग्वालियर, वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो देखो, ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको वो पूरा जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, जो गठन है, तो आपने अगर पुनर्गठन हमारा वीडियो देखा होगा मध्य प्रदेश का, तो ये इजीली बन गया होगा। उसमें पूरा मैंने चार्ट बना के बताया था कि ए बी सी क्या राजधानी है, क्या नाम है उसका, और उसका पहले का नाम क्या था। ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देखी थी। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पार्ट सी जो है उसका, जिसकी रीवा राजधानी थी, उसका क्या नाम था, प्रांत का नाम क्या था, तो विंध्य प्रदेश। इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भौतिक बनावट, जो भौतिक बनावट है यहाँ पर अगर हम बात करें भौतिक बनावट की, तो वो कितने भागों में वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन क्या देखने को मिल रहे हैं? 5, ऑप्शन बी 6 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी की बात करें तो 7 है, और ऑप्शन डी है 8 है। तो चलिए इसका जो है मैप बना के देखते हैं। यहाँ पर एमपी का हम यहाँ पर जो है मैप बना रहे हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि क्या चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो एमपी का अगर हम मैप की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको मैप देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कितने भाग है हमारे पास। एक भाग ये हो गया, ठीक है, दूसरा भाग यहाँ पर ये हो गया, तीसरा भाग जो है ये हो गया, उसके बाद चौथा भाग यहाँ पर ये हो गया, पांचवा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक भाग ये है। तो कौन कौन से हैं? मालवा का पठार, सॉरी ये मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार ये है, ये हो जाएगा मध्य भारत का पठार। तो पहला हो गया मध्य भारत, दूसरा हो गया मालवा का पठार, तीसरा हो गया नर्मदा सोन घाटी, फिर आ जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये वाला हिस्सा यहाँ पर हमको बुंदेलखंड देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड, तो ये हो गया हमारा पांचवा। फिर आ जाता है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना, ये हो गया छठवा, और इधर हो गया बघेलखंड। क्या हो गया? बघेलखंड। तो ये कौन सा हो गया? 7वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है जो कि मैंने आपको मैप से समझाया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि विभाजन से पूर्व जो 9 भागों में विभाजित था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एमपी जब विभाजित नहीं हुआ था, यानी कि 2000 के पहले की बात की जा रही है, जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ था तो उस समय 9 भाग थे। लेकिन उसके विभाजन के पश्चात हमारे पास 7 भाग रहेगा, जिसमें मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है और बघेलखंड का भी पठार देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा लाइक कर दोगे तो उससे जो है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लो ताकि जो है वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वगैरह दे सको। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि महाकौशल स्टेट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? महाकौशल स्टेट क्षेत्र किस स्टेट में यहाँ पर, मतलब महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट के अंतर्गत यहाँ पर आता था? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी या स्वयं एक खुद का स्टेट अलग से था? तो उसका जो सही आंसर आ जाएगा कि ए 1947 के बाद बने 3 स्टेटों में शामिल क्षेत्रों में था और महाकौशल एक मुख्य क्षेत्र था जो कि स्टेट ए के अंतर्गत आता था। और महाकौशल क्षेत्र की राजधानी क्या थी? जबलपुर थी। तो आपको याद रखना है कि ए के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी, जो इसकी हम यहाँ पर अगर हम बात करें राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी जबलपुर। जबलपुर, जहां पर जो है आपको हाई कोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसको उप राजधानी भी बोली गई है, उप राजधानी है जबलपुर। एमपी की संस्कार धानी भी बोला जाता है, संस्कार धानी। क्या बोला जाता है भैया? संस्कार धानी भी बोला जाता है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि निम्न पठारों में से कौन से पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावों से हुआ है? ये ऑप्शन है हमारे पास, ए मालवा का पठार, बी बुंदेलखंड का पठार, सी बघेलखंड का पठार या डी रीवा पन्ना का पठार। यानी कि जो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा की बात की जा रही है, उससे बना हुआ है। तो वो है यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है। जो हमारा मालवा है, मालवा का पठार जो है उसका निर्माण हुआ है किससे? ज्वालामुखी उद्गार में निकले लावा से उसका जो है निर्माण हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि राज्य के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो सही है और एक क्वेश्चन आता है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 वर्ड हम पढ़ते नहीं है फ्लो में, और तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए क्या पूछा जा रहा है? राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर है। ऑप्शन बी, राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 670 किलोमीटर है। उपयुक्त ए और बी या फिर डी सभी सही है, सभी कथन सही नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए की चर्चा करते हैं तो क्या पूछा जा रहा है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई। तो यहां से यहां तक की लंबाई तो 870 किलोमीटर है, मैंने आपको बताई हुई है। यानी कि ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण। अब इसमें दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण 670 है, नहीं, ये उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। कितना है भैया? 605 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन ए तो हो गया भैया तुम्हारा सही आंसर और ऑप्शन बी हो गया गलत। अब ऑप्शन बी गलत है तो सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त तो बोल दिया ए और बी। तो जब बी गलत है तो ये हो ही नहीं सकता, फिर डी भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो देखो क्या बोला है? विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 है, जबकि प्रदेश की उत्तर की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, 605 उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ कि पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य यहाँ पर क्या था? तो ये क्वेश्चन जो है फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ, सी स्टेट का भाग था यहाँ पर भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या देखने को मिल रहा है कि पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि पुनर्गठन के समय जो सिरोंज तहसील थी यहाँ पर, सिरोंज, ठीक है, सिरोंज तहसील वो किसका हिस्सा बनी? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कि कोटा की या फिर विदिशा की
या फिर भानपुरा की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो बी है, विदिशा की। 53 में फजल अली आयोग आए, है ना। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य जो है, मध्य प्रदेश में राजस्थान के कोटा जिले, कहा, राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। एक तो कहां से था, राजस्थान, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को कहां पर मिला लिया गया, तो विदिशा में। वो भी कब, 1953 का जो आयोग था हमारा फजल अली आयोग, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसको बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग देखने को मिलेंगे, 9, 11 या फिर 12 या फिर 10। तो सही आंसर है यहाँ पर 10 संभाग टोटल देखने को आपको मिल जाएंगे इसमें। जैसे कि जबलपुर संभाग मिलेगा आपको, इंदौर संभाग मिलेगा, शहडोल है, नर्मदापुरम है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कितने संभाग, 10 संभाग मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, प्रारंभ में 9 संभाग थे, और जो कि अब जो है यहाँ पर 10 संभाग हो गए हैं। और 10वां संभाग 2008 में यहाँ पर बना था, शहडोल संभाग को बनाया गया था। तो याद रखना आप इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न समाप्त होते हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल में बता पाऊं हर चीज, मेनली मैप के थ्रू मैं ज्यादा बताता हूं, तो वो आपको याद रखना है, यहाँ पर लोकेशन याद रखनी है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।